भरोसा कीजिए, आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आधी जंग जीत जाते हैं। ये बात उन लोगों पे सटीक बैठती है जिनके सपने बड़े होते हैं, हौसले बुलंद होते हैं और इन्हीं हौसलों के सहारे वो आगे बढ़ते जाते हैं और एक दिन वो अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। जब वो अपने मुकाम पर पहुंचते हैं तो दुनिया उन्हें सैल्यूट करती है और देश और दुनिया में उनका डंका बजता है। मैं बात उन दिव्यांग खिलाड़ियों की कर रहा हूं जो डिसेबल होते हैं, व्हील चेयर पर भी खेलते हैं और देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हैं। ये सब कैसे संभव हो पाता है? कैसे ये सारे खिलाड़ी जो है इतनी एनर्जी के साथ इन सारी सुविधाओं में आकर के देश और दुनिया में जब खेलते हैं और खेल करके भारत को गौरवान्वित करते हैं, उसके पीछे कौन से वो लोग हैं जो उनके लिए ताकत का काम करते हैं? आज इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीसीसीआई पीडी के चेयरमैन हमारे साथ राजेश भारद्वाज जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर उन सभी खिलाड़ियों की तरक्की के पीछे कैसे वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है और कैसे वो अपने मुकाम की तरफ पहुंचते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल आपसे यही होगा, मैं बाकी खेल के बारे में समझूंगा, सारी चीजों को लेकर बातचीत करूंगा, लेकिन एक सवाल ये है कि आप इस चीज के साथ कैसे जुड़े? मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ये सेवा दिव्यांगों की मिली और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये है कि खाटू श्याम जी जो राजस्थान में बाबा का एक मंदिर है, भव्य मंदिर है, वहाँ के हमारे प्रताप सिंह चौहान जो प्रमुख हैं वो हमारे चीफ पैटर्न है डीसीसीआई के। उनका आशीर्वाद और खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद 3 जनवरी को उनको चीफ पैटर्न बनाया गया 2024 में और 4 जनवरी 2024 को मेरे को चेयरमैन कॉर्पोरेट अफेयर कम्युनिकेशन पीडीएन व्हील चेयर का मुझे चेयरमैन बनाया गया, जो कि रवि चौहान हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी, हमारे जो अभय प्रताप सिंह चौहान जो स्क्वाड्रन लीडर हैं वो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और पीसीसीआई के जो सुरेंद्र लोहिया जी जो भिवानी से हैं, उन तीनों ने मिलकर ये मेरी जिम्मेवारी दी और ये जिम्मेवारी मिलने के बाद आज मुझे पूरा साल भर से ऊपर हो गया है और मैं इन बच्चों के लिए एक ही मेरी जो थॉट प्रोसेस है या मेरी एक अंदर से मैं आध्यात्मिक हूँ तो मेरी एक सोच अलग है कि दिव्यांगों की सेवा भगवान की सेवा है और मैं बाबा के आशीर्वाद लेके इसको देश में और विदेशों में आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है, आपने ये सारी जानकारी बताई, लेकिन जहां पे क्रिकेट का इतना इस देश में जो क्रेज है, लोग पागल हैं, दीवाने हैं क्रिकेट के पीछे, और वैसे में विराट कोहली, रोहित शर्मा, अगर किसी से आप क्रिकेट को लेकर के पूछेंगे तो पहला नाम सबके जहन में सचिन तेंदुलकर, यही लोग आते हैं। अब वैसे में जब आपको चेयरमैन बनाया गया 1 साल पहले और फिर जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या चल रहा था जैसे ये पद मिला आपको? मेरे जहन में ये चला कि मेरा जो कैरियर स्टार्ट हुआ, मैं 1984 में ग्वालियर में कॉर्पोरेट के लिए घर ढूंढता था साइकिल से जाके। मेरे पे साइकिल थी और जिस घर पे टू लेट लिखा होता था तो मैं उस घर पे जाके बैल बजाता था। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जो कॉर्पोरेट को घर दिला दे। तो धीरे धीरे मैंने जो अनुभव किया, पुराना मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ कि मैं जिन कॉर्पोरेट से जुड़ा उन कॉर्पोरेट को ही वापस मेरे को ये जिम्मेवारी मिल गई कि इन कॉर्पोरेट जितने भी कॉर्पोरेट अफेयर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि मैं कॉर्पोरेट से जाऊं और इन बच्चों के लिए सीएसआर और स्पॉन्सरशिप लेके आऊं। और जब मैं सीएसआर और स्पॉन्सरशिप लेके आऊँगा तो इन बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधा मिले, वही बस मिले इन बच्चों को जो विराट कोहली को मिलती है, वही प्लेन मिले, वही 5 स्टार होटल मिले, वही फूड मिले, वही ग्राउंड पे वही उसको फैसिलिटी मिले, ग्राउंड पे ब्रांडिंग हो, ग्राउंड पे डीडी या जियो पे या स्टार स्पोर्ट्स पे वो मैच है। आज की तारीख में देखे जाए तो साल में हमारे सारे फैन कोर्ट और डीडी पे डायरेक्ट मैच टेलीकास्ट होते हैं। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो मेरा 84 से जो मेरे डाउन बिल्कुल जैसे कहते हैं ऐसे ग्राउंड पे मैंने काम किया कॉर्पोरेट के साथ, घर ढूंढे कि 49 टेम्परेचर होता था ग्वालियर में और मैं जब 1 बजे, हमारे यहाँ एक फोर्ट है ग्वालियर में, वो इतना गर्म हो जाता था कि उसकी गर्मी इतनी होती थी कि आप काम नहीं कर सकते। तो अच्छा। मैं पंखे के नीचे अपना पैंट और शर्ट उतार के सो जाता था, फिर उठ के 4 बजे फिर घर देखने जाता था। वो जो मेरा सपना था स्टार्टिंग का,
वो यहाँ के आके श्याम बाबा ने मुझे सेवा दी इन दिव्यांगों के लिए। ये मेरा सोच हुआ कि मैं इन कॉर्पोरेट में जाके जैसा मेरा रिलेशन डेवलप करके धीरे-धीरे जो बढ़ा इतने सालों में 40 साल के अंदर, तो मेरा ये सपना था कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। और वो मुझे बाबा ने बहुत सपोर्ट किया, श्याम बाबा ने और मेरी पूरी टीम ने, रवि जी चाहे अभय जी हों चाहे सुरेंद्र लोहिया जी हों, इन लोगों ने साल भर में इतना सपोर्ट किया कि मैं अपने रिलेशन पे जिस कॉर्पोरेट में गया उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जहां भी आप गए उससे आपको सपोर्ट मिला। सवाल ये कि सपने की आप बात कर रहे थे और सपने हर कोई देखता है कुछ ना कुछ करने की। आपने जिस दिशा में देखा उसमें आप अब आगे बढ़ भी रहे हैं और आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा जब आप जिस काम को चाहते हैं उसको कर रहे हैं। 4 जनवरी की वो तारीख थी जिस दिन आपने कार्यभार संभाला, आपको बनाया गया। तो जब आप किसी सपने के पीछे दौड़ रहे होते हैं और जब आप उस मुकाम पे पहुंचते हैं, पहला पायदान जब आपका वो होता है कि मैं आज बना हूं, तो पहला वो कौन सा काम था जो आपने अपनी कलम से अपने इन खिलाड़ियों के लिए, इनके लिए किया कि हाँ आज मैं उस मुकाम पे आ गया हूं कि मैं उस कार्य की शुरुआत कर सकता हूं? सबसे पहला मेरा मुकाम ये था कि मैं किस कॉर्पोरेट में मिलूं। तो मैं आपको सबसे पहला एग्जांपल देता हूं कलकत्ता का। कलकत्ता में जीडी माइनिंग के अरुण सराफ जी हैं जो माइनिंग का काम करते हैं। मैं उनसे फर्स्ट टाइम जाके ऑफिस में मिला और मिल के मैंने इन बच्चों के बारे में बताया कि मैं इनके लिए कॉर्पोरेट के लिए स्पॉन्सरशिप देख रहा हूँ और एक अहमदाबाद में इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है इंग्लैंड के साथ में 26 जनवरी से और 6 फरवरी के बीच में जो 2024 में। तो मेरे को सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि अरुण भाई ने एक बार भी नहीं पूछा, उन्होंने सीधा ये पूछा राजेश क्या करना है मुझे ये बताओ। तो मैंने भी उनको यही जवाब दिया जो आपकी इच्छा करे वो आप करो। मेरा प्रपोजल जो हमारा मैच का था इंग्लैंड का वो मैंने उनको पूरा प्रपोजल दे दिया था। तो उन्होंने खुशी खुशी इमीडिएटली वो उसमें से एक अपना स्टेप चुन लिया और तुरंत उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उन्होंने आरटीजीएस करा दी। वहाँ पे चेक का नाम नहीं था, वह डिनाई का नाम नहीं था कि हम देंगे नहीं। वो जो कॉन्फिडेंस अरुण भाई ने दिया मुझे, उससे आगे मुझे किस किस कॉर्पोरेट से मिलना था या मैं कलकत्ता में उन दिनों किन किन कॉर्पोरेट से मिला और जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम ऐसे करेंगे। ये बड़े बड़े जैसे मैं एग्जांपल कलकत्ता का ही ले लेते हैं, तो कलकत्ता डॉलर हो गया, रूपा हो गया, मानवर हो गया, आपका रुचि हो गया, ये सत्यम कई ग्रुप हैं कलकत्ता के, इतने बड़े ग्रुप हैं कि मैं 4-5 दिन ले रह के सबसे मिला। एक श्री राम फोर्जिंग करके है जो इंडिया की काफ़ी बड़ी कंपनी रेलवे के लिए काम करती है, नरेश बंसल जी की, वो हमारे श्याम बाबा के भक्त हैं। तो उन्होंने भी हमको रिस्पॉन्स दिया कि हम आपको सीएसआर फंड दे देंगे। हम लोग जिनसे भी मिल रहे हैं धीरे धीरे उस हिसाब से जो मेरे को जो रिस्पॉन्स मिला तो मेरा मोटिवेशन डबल हो गया कि मैं अब इस काम में आगे इन बच्चों के लिए बढ़ूं। मुझे जो लगता है पिछले सालों में कोई जाके बड़े बड़े कॉर्पोरेट से मिला नहीं, और जब आप मिलोगे नहीं और इन बच्चों के जो काबिलियत है, जो इनका टैलेंट है, आप ये बताइए कि एक बच्चा अपने शरीर से लड़ता है, अगर उसका हाथ नहीं है या उसके पैर काम नहीं कर रहे, अपने शरीर से लड़ रहा है, पर ग्राउंड पे जा रहा है, वो 80 मीटर का छक्का मारता है, वही 20 ओवर में। मैंने यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक मैच देखा कि 20 ओवर में 317 रन इंडिया टीम ने मारे। तो कितनी बड़ी बात है। सही बात। जब आप एक और वो व्हील चेयर पे मारता है तो आप वो छक्का मारता है या वो सेंचुरी मारता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी मैं बताते समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये चीज हर आदमी को निकल के थोड़ा समय देना चाहिए दिव्यांग बच्चों के लिए। तो देखो इनका ये देश का नाम कैसे रोशन करते हैं। सर ये सवाल मेरा इसलिए था कि MS धोनी मूवी देखी है आपने? नहीं देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मतलब मैं थोड़ा सा उस पर बता देता हूँ। ऐसा है कि महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट की दुनिया में आ रहे थे, बड़ी सफर कर रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी फिजिकली फिट है, अच्छे प्लेयर, बड़ी कप्तानी की देश दुनिया में नाम कमाया। लेकिन जब स्पॉन्सरशिप की बात आ रही थी, जिसको लेकर के अभी आप सवाल कर रहे हैं, तो उनके बैट का स्पॉन्सर करने वाला कोई खिलाड़ी नहीं था, कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं था, कोई किट के लिए नहीं था जो बैट पैड सारे मिलते हैं। ऐसे में जब आप दिव्यांग बच्चों के लिए बातचीत करते हैं, तो वो तो एक महेंद्र सिंह धोनी वो फिजिकली भी फिट है, दिव्यांग बच्चों के लिए जब बात करते हैं तो कुछ तो लोग 1 मिनट के लिए कुछ सोचते होंगे या कुछ कहते होंगे आपसे कि नहीं करना है, नहीं करना है, जो भी है।
मेरे को नहीं लगता कि जिस तरह का हमारा एक्सपीरियंस है, जिस तरह के रिलेशन है, जिस तरह का हमारे पे ब्लेसिंग है, हम जिन कॉर्पोरेट से मिले अभी तक, उनका सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, क्योंकि जब तक आप बच्चों के बारे में किसी को बताओगे नहीं, उनको आगे आने के लिए नहीं बोलोगे कि आप आगे आके देखो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई मना करेगा। पर थोड़ा हमको खुद जाके अप्रोच करना पड़ेगा। आज मैं नोएडा रहता हूँ तो मुझे कलकत्ता भी ट्रेवल करना पड़ेगा, मुझे बैंगलोर भी करना पड़ेगा, मुझे बॉम्बे भी करना पड़ेगा, सब जगह जाना पड़ेगा। आप अगर बच्चों के लिए आपने कुछ समय निकाला और उनके लिए स्पॉन्सरशिप के लिए गए, तो आज बड़े बड़े ग्रुप हमको अपने आप ही टच करना शुरू कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको आज आपके इंटरव्यू के माध्यम से कह रहा हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास क्यू लगी होगी कि हम कहेंगे कि इस मैच के अंदर आपको हम स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकते, आपको नेक्स्ट में देंगे। जी, मेरा इतना कॉन्फिडेंस है। ओके। नहीं तो ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और मैं चाहूंगा भी कि वो उन खिलाड़ियों के लिए जो फिजिकली ऐसे हैं और उनको इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी इस तरीके की अगर चीजें सुविधाएं मिलेंगी तो वो और भी ज्यादा आपके देश और दुनिया में नाम रोशन करेंगे। लेकिन एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि आप अगर इन दिव्यांग क्रिकेटरों को तैयार कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या इन खिलाड़ियों को बस क्रिकेट की भावना से तैयार किया जा रहा है? इसके पीछे कोई मकसद ऐसा भी है कि इनको भी उन खिलाड़ियों की तरह काबिल बनाना है जो देश दुनिया में, जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बाकी गौतम गंभीर खेले, नौकरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, आईपीएल जैसा कोई मंच बनाने की तैयारी हो, ऐसा कुछ है? देखिए, मैं फिर दोबारा से आपको ये कहूँगा, जब तक हमें सपोर्ट अच्छे से अच्छा मिलना स्टार्ट रहेगा, तो ये बच्चे अपने आप ऊपर पहुंच जाएंगे। आज इन्हें कोई बड़ा कॉर्पोरेट अडॉप्ट कर लेगा, अगर इनको सैलरी मिलने लगेगी मंथली, इन बच्चों को तो हम जो सुविधाएं दे सकते हैं वही सुविधाएं दे रहे हैं ना। अभी तो उनको बहुत सारी सुविधा देनी बाकी है, जैसे गवर्नमेंट इनको कुछ फंड देने लगे, इन लोगों को, इनको बहुत सारे, मेरी थॉट प्रोसेस ये है कि हर एक कॉर्पोरेट, मैं कहता हूँ एक फिजिकल डिसेबल में अगर हमारे 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में से अगर एक कॉर्पोरेट उसको अडॉप्ट कर ले, पूरे 20 लोगों को नहीं तो 5 एक को कर ले, 5 एक को कर ले, तो जब इन बच्चों के लिए अगर इनको हमेशा खेलने के लिए टाइम मिलेगा, इनका घर और चूल्हे जलते रहेंगे, तो मेरा, हम लोगों का या रवि भाई या अभय भाई का मकसद यही है, इनके घर में चूल्हा जले, इनको अच्छी सुविधा मिले। ये अगर मिलता रहेगा तो मैं नहीं समझता कि इनका टैलेंट ऐसा निकलेगा बाहर कि हमारे जो विराट कोहली या रोहित शर्मा है या महेंद्र सिंह धोनी है, इनमें भी कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे जो धोनी विराट बनेंगे। विराट बनेंगे। अच्छा, 100%। तो मतलब सुविधाएं अगर मिलती रहे तो धोनी विराट सब लोग बनते रहेंगे। और सुविधाएं, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सुविधाएं धीरे धीरे लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं। मैं आपको इंटरव्यू में 2-3 एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे नोएडा के अंदर ग्रेटर नोएडा पेयोमेटिक्स है, पेयोमेटिक्स एक IT कंपनी है रुचि राठौड़ जी की। जब श्रीलंका का मैच हुआ व्हीलचेयर का फरवरी में ग्रेटर नोएडा में, तो मैंने उनको बोला, मेरे फैमिली फ्रेंड है, कि भाभी इन बच्चों को 5 स्टार में लंच करा देते हैं। तो बोले भैया कोई दिक्कत नहीं है। हमने उन्हें JP रिसोर्ट में बुक कराया और सब बच्चों को 5 स्टार होटल में लंच कराया, तो उनकी आंखों में आंसू थे बच्चों के। तो इस तरह लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं। जैसे अभी हमारी चैंपियन ट्रॉफी जीत के आई, तो स्वयं की सीनू जिंदल जी ने पूरा फैसिलिटेड प्रोग्राम अपना जिंदल सेंटर में किया, और पूरी मीडिया थी वहाँ पे हमारे दिल्ली की। उनको सब बच्चों को उन्होंने 7 लाख रुपए का चैंपियन ट्रॉफी का प्राइज दिया, उन्होंने स्पॉन्सरशिप भी हम लोगों को दी है। नेक्स्ट डे हमारे JP जो पावर वेंचर है, JP ग्रुप है, उसके मनोज गौड़ साहब हैं, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि क्या प्रोग्राम है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप बसंत कॉन्टिनेंटल जो दिल्ली में उनका होटल है, उनमें उन्होंने दिन का टाइम 1 बजे का डिसाइड किया, और सब प्लेयर 17 प्लेयर को 50,000 कैश और 6 जो सपोर्टिंग स्टाफ था उनको 25,000। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 10 लाख रुपए का प्राइस उन्होंने उसी समय दे दिया, और जो कि हमको पूरे साल सपोर्ट करते हैं, और सब बच्चों को लंच कराया। और उन बच्चों के साथ में जो उन्होंने क्रिकेट से जुड़ी हुई बात की खिलाड़ियों से हमारे, तो उनका मनोबल इतना ऊंचा हो गया कि उन्होंने बोला कि हम आज तक इतने बड़े कॉर्पोरेट से मिले
पर मनोज जी ने जो, मेरे बड़े भाई मनोज जी ने जो बच्चों से बात की, इमोशनल और सारी चीज़ें पुरानी जुड़ी हुई बात की क्रिकेट से, तो बच्चों का मनोबल बहुत ऊंचा था। अगर इस तरह से हम किसी भी का मनोबल ऊंचा करेंगे तो वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हम आज हमारे कुछ कर्नाटका के अंदर राजेश एक गन्नूर एक लड़का है, उसकी भी स्टोरी आज कवर की है किसी नेशनल टीवी ने वहाँ पे जाके। तो सर ये चीज पहले क्या इशू थी कि मतलब इन बच्चों को ये सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती थी, या ऐसा क्या था कि कोई टच नहीं? जैसा भी मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं इस चीजों को बताते हुए, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक वो बच्चे अगर 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सुविधाएं मिल रही है, तो इमोशंस वो मैं फील कर पा रहा हूँ आपकी बात को। लेकिन वो खिलाड़ी भी आपसे मिलते होंगे तो अपनी बात कहते होंगे, तो आप जब मिलते हैं कि पहले और अब में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? हमारे बच्चे जब भी मिलते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम सामने आती है। जैसे एक हमारा बच्चा अभी कोई रेलवे में सर्विस कर रहा है, अब वो 20 दिन श्रीलंका रह के आया है, तो 20 दिन में उसकी तनख्वाह कटेगी। तो ये बात हमने मनसुख मांडवी जी के सामने रखी, तो उन्होंने सेक्रेटरी को बोला इस पे आप प्रयास कीजिए, तो मैंने तुरंत ही उनको लेटर बना के भेज दिया उस बच्चे की, कम से कम सैलरी तो नहीं कटेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चे कहेंगे सुविधा मिलेगी ना। मैं सुविधा के ऊपर कोई भी हो, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अगर आज मैं अपना काम कर रहा हूँ, अगर भगवान अगर मेरे पे कृपा रखेगा कि मैं दिव्यांगों का काम देख रहा हूँ, तो वो ये सोचेगा कि मैं राजेश का जो घर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसको सब सुविधा मिलनी चाहिए, भगवान अपने आप अरेंज करेगा। इसी तरह इन दिव्यांगों की जो ब्लेसिंग मिलेगी हम लोगों को, और मैं इसीलिए पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट का कहना चाहता हूँ, आप एक बार अपना समय निकालें और आप एक मैच तो देखे साथ में, और इन बच्चों की ब्लेसिंग लें, तो आप कितना फायदा होगा आपको वो आप नहीं सोच सकते। चलिए, मैं ये जैसे टीम सिलेक्शन होता है, हाँ, टीम को इलेक्ट किया जाता होगा कि भाई ये खिलाड़ी खेलेगा, ये खिलाड़ी। अब टीम इंडिया को अगर देखा जाए, एक स्टार से अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो उसमें बहुत खिलाड़ी बड़े पड़े हैं। सभी खिलाड़ियों को भाई मौका देना मुश्किल है, कितने को हटाया भी जाता है, कितने को मौका भी दिया जाता है। जब आप सिलेक्शन के सतह पे आते हैं, जब आप टेबल पे बैठते हैं, जब वो लोग बैठते हैं जो सेलेक्ट करते हैं, जो आपके सहयोगी, तो क्या दिमाग में उस समय थॉट चलती है, और किस स्तर पे जाकर के खिलाड़ियों को इलेक्ट किया जाता है? इसके अंदर जैसे हमारे रवि चौहान जी बहुत पुराने 2012 से जुड़े हुए हैं, पीसीसीआई भी गठन की थी इन लोगों ने। सुरेंद्र लोहिया जी हैं, अभय प्रताप हैं, ये बहुत पुराने लोग हैं। इन्होंने अगर कहा जाए तो अपने घर में इनको ये नहीं, सब कुछ इन्होंने खोया हुआ, अपने घर भी बेचे हुए हैं। क्योंकि उस समय जो वो समय था पुराना, उस समय कोई आगे बढ़ के नहीं आता था पैसे देने के लिए, कि पैसे का जो मैटर आता है उसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है, सामने वाला ये सोचता है कि ये पैसा मैं दे रहा हूँ, ये सही लग रहा नहीं लग रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो उस समय में इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। और जो सिलेक्शन की बात है, तो ये सिलेक्शन पूरे हमारे 28 स्टेट में टीम है, पूरा एसोसिएशन हमारी हर स्टेट के अंदर। तो स्टेट के एसोसिएशन और रवि जी या अभय प्रताप जी, ये सब मिलके ये लोग पूरी टीम के अंदर इस प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं। और मेरा केवल काम ये रहता है कि इन बच्चों के लिए सुविधा कैसी मैं दे सकता हूँ, वो उसमें मेरे को ड्यूटी रहती है। जैसे मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता। ओके, प्लेयर को कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, अगर उसको किसी नेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्प चाहिए, किसी डिपार्टमेंट से काम नहीं हो रहा है, किसी का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है कहीं, वो मैं कोशिश करता हूँ कि श्याम बाबा के आशीर्वाद से जो मेरे रिलेशन है उसमें उनकी हेल्प कर सकूं। अच्छा, तो एक सवाल कॉमन है, ये क्रिकेट से जुड़ी है, तो ये सवाल आप जरूर इस चीज को जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जैसे मेंस के लिए देखा आपने, बाउंड्रीज बड़ी बड़ी होती हैं, गेंद भी थोड़ी सी हेवी होती है। वोमेंस के लिए बाउंड्री थोड़ी छोटी की जाती है, गेंद का भी वो साइज। तो जो ये दिव्यांग प्लेयर है, ऑब्वियसली वो डिसेबल है, तो इनको लेकर के भी जो ये बाउंड्रीज का दायरा है, फिर से जो सारी चीजें वो कम करके ही बनाई जाती है? नहीं, वो हमारी सेम रहती है, वही लेदर की कोकोबरा की बॉल रहती है, वही सेम बॉल रहती है, वही मर्चेंटाइज रहते हैं, वो सारी चीज सेम रहती है, वही रूल्स अच्छे के सेम रहते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन सब सेम है, चाहे व्हील चेयर हो चाहे दोनों। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछा, इसके पीछे का कारण भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो लोग फिट हैं फिजिकली,
उनकी बाउंड्रीज बड़ी होती है, भागते हैं, दौड़ते हैं, पकड़ते हैं। ये डिसेबल है तो ये भी दौड़ते हैं, भागते हैं, गेंद को पकड़ते हैं, खेलते हैं। तो मेहनत तो दोनों लोग एक बराबर ही कर रहे हैं। अब एक सतह पे अगर आके दोनों को देखा जा रहा है इक्वालिटी पे, तो भाई उनका स्तर कहीं और ऊपर पहुंच चुका है, ये लोग अभी शुरू से अब नीचे से आ रहे हैं, फिर आगे की तरफ जा रहे हैं। ये सवाल मेरा इसीलिए था कि जब सब कुछ सेम है तो बस एक ही चीज अंतर बट है। इन्हें आप सेम के साथ में आप कंपैरिजन करें, इनको आप खेलते हुए देखें, जब आपको पता लगेगा कि एक व्हील चेयर वाला जब कोई शॉट मारता है और उसको कैच कैसे लेता है या उसको रोकता कैसे बाउंड्री में, पता चलता है उसकी व्हील चेयर पूरी गिर जाती है, उसको चोट भी लग जाती है। जो प्लेयर कैच लेता है, हैंडीकैप है, उसका एक ही हाथ है, उसको कैच लेनी है तो कैसे कैच लेता है, ये सारी चीज बहुत देखने की चीजें हैं। वो ग्राउंड पे गिर जाएगा, उसको लग जाएगी, बहुत सारी चीजें। हम मेडिकल भी, जो सारा ग्राउंड है, स्टाफ जो होता है, फिजियो होते हैं हमारे, पूरा वो हमारे हेड कोच रोहित है जो राजस्थान से हैं, जो राजस्थान रणजी के अंदर भी हेड कोच थे, वो हमारे हेड कोच है। वो नागपुर के अंदर भी ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों की। और अभी एक जो मेरा मकसद आगे कि सीएसआर फंड से मैं 2-3 स्टेट के अंदर इनके सेंटर खोलवाना चाहता हूं, जिससे कि इनको सबको फैसिलिटी मिले, प्रैक्टिस करने की फैसिलिटी। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रेनिंग, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, यही सवाल करने वाला था कि ट्रेनिंग उनकी कैसे होती है, क्योंकि देखिए बड़ा मुश्किल काम है। हमने अपने साथ भी, अगर जब मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने देखा है कि कुछ ऐसे डिसेबल प्लेयर हमारे साथ थे, लेकिन वो क्रिकेट खेलते थे, वो एक हाथ से बल्ले नहीं पकड़ पाते थे, तो दोनों हाथ से बल्ले नहीं पकड़ते थे, एक हाथ से पकड़ते, एक हाथ बहुत हल्का वो पकड़ते थे बल्ले को, लेकिन वो खेलते थे। जब कैच भी उनको लेना होता था तो वो जो हाथ उनका स्ट्रांग है उसका पहले इस्तेमाल करते थे, दूसरे को सिर्फ पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो बड़ा डिफिकल्ट है। हम जब उनको फील्ड सेट करते थे तो उनको हम वैसे जगह नहीं लगाते थे जहां गेंद बहुत तेजी से आए, ऐसा करते थे कि भाई ठीक है, पकड़ सके, कोई ज्यादा दिक्कत भी ना हो। अब ये तो सारे के सारे लोग एक ही जैसे हैं, आप किसी दिशा में लगाएंगे प्लेयर वही लगेंगे, चोट लगेगी तो उन्हीं को लगेगी। तो पहला सवाल ये है कि मेडिकल की जो व्यवस्थाएं हैं मैदान के अंदर जब वो क्रिकेट खेलते हैं, वहां पे क्या वो चीजें इतनी होती है कि जब उनको चोट लगती है तो तुरंत उनको रिलैक्स होकर वो खेल सकें? दूसरा, ट्रेनिंग किस लेवल की है उनकी, कि मतलब वो पूरा मैदान के अंदर भाग दौड़ के पकड़े चीजों को, एक आकलन भी हो जाता है गेंद खेलते खेलते, नहीं नहीं ये इतनी पे गेंद आ रही है तो हम इसको पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं। इस पे जो हमारे हेड कोच है रोहित जलानी जी, ये जो जयपुर से है, उन्होंने अभी हमारी चैंपियन ट्रॉफी जो श्रीलंका में हुई तो इंडिया की टीम की पूरी उन्होंने वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी। और उनकी सबसे बड़ी मैंने एक अच्छी बात देखी कि उन्होंने हर एक बच्चे की मानसिकता को समझा, उसकी फिटनेस को समझा, उस पे उन लोगों ने काम किया, जिससे कि आज हमारी टीम बहुत स्ट्रोंग है। हम इंग्लैंड या पाकिस्तान को भी हमने 2 मैच हराए हैं श्रीलंका के अंदर। तो ये जो उनकी, या उनके साथ राम जी हैं जो हेड कोच के साथ में, ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, पर बच्चों की फिटनेस पे ऐसा भी नहीं करते कि पता चला उसकी पूरी वो वीक पड़ जाए या बीमार पड़ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी मानसिकता को समझ के उनके साथ जो इन्होंने मेहनत की है, उसका ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। मैं भी देख रहा था तो मुझे पता चला, जो आप मेहनत की बात कर रहे हैं, जो रात दिन मेहनत करो, मेहनत दिख रहा। इंग्लैंड जैसी टीम को हमारे खिलाड़ी 3-0 से हराते हैं, श्रीलंका जैसी टीम को 5-0 से हराते हैं, और क्लीन स्वीप करना बहुत मैटर करता है। आप कोई सीरीज जीत गए, ये अलग सब्जेक्ट है, आप 2 मुकाबले जीत गए, वो भी अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप किसी को क्लीन स्वीप करते हैं, 5 मुकाबले में 5 आप जीत जाते हैं, 3 में 3 मुकाबले जीत जाते हैं, तो फिर मतलब वो जो लोग हैं जो तैयार करते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है, वो क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं? फिर उसके बाद किस तरह की जीत के बाद सेलिब्रेशन होता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता है उन लोगों का? जीतने के बाद तो सेलिब्रेशन बट नेचुरल होता ही है। और हम लोगों का सबसे बड़ा ड्यूटी बनती है, जो बड़े लोग हैं इस कमेटी के अंदर, कि इन बच्चों का मोटिवेशन कैसे बढ़े। तो हमारी कोशिश यही होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही हमने ये चैंपियन ट्रॉफी जीती थी 21 तारीख को श्रीलंका में, तो मेरे दिमाग में एक विचार यही चल रहा था कि सबसे पहले जाके कि हम इंडिया में सेलिब्रेशन कैसे करें। तो हमने एयरपोर्ट पे हमारा उसी तरह हुआ जैसे कि विराट कोहली या बड़ी बड़ी टीमों का, तो वही ढोलक वगैरह सब बजे, सबका स्वागत हुआ। और दूसरे दिन हम लोग, मैंने बताया था, स्वयं सीनू जिंदल जी से मिले, उन्होंने फैसिलिटेट किया। फिर हमारे खेल मंत्री मनसुख मांडवी जी ने किया, फिर जेपी ने किया हमारा, और फिर मनोज तिवारी जो सांसद है उन्होंने किया। तो और उसके बाद 25 तारीख को मैंने टाइम ले रखा था अमित शाह जी, माननीय हमारे गृह मंत्री जी से, उन्होंने 11 बजे का टाइम हम लोगों को दे रखा था। और रात 10 बजे 24 तारीख
तक मेरी बात होती रही सभी लोगों से। अचानक रात 12:30 बजे वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया और माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ से मैसेज मिला मुझे कि बहुत जल्दी हम बच्चों को बुलाएंगे। और नेक्स्ट डे मेरे को पीयूष गोयल जी के यहाँ से फ़ोन आया, ओम बिरला जी के यहाँ से फ़ोन आया। बट हम काफ़ी दिनों से बच्चे बाहर थे, 10 तारीख से, तो हमने 25 तारीख को सब बच्चों को घर भेज दिया। अब जैसे ही हमको किसी का भी समय मिलेगा तो हम बच्चों को इनको बुलाएंगे और उनसे मिलवाएंगे। जब ये लोग मिलते हैं, जैसे खेल मंत्री माननीय मनसुख मांडवी जी से मिले या मनोज तिवारी जी से मिले या जो भी अब ओम बिरला जी से मिलेंगे, तो इन बच्चों का अंदर से मोटिवेशन होता है कि आज हम जिनसे कभी कहीं हम पहुंच भी नहीं सकते थे, अगर आज ये टाइम लेंगे तो इनको पता नहीं कितना समय लगेगा। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इन बच्चों को हर एक से मिलवाएं। और हमारा कभी भी ये नहीं रहता है कि जैसे देखा गया है कि ग्राउंड पे या कहीं पे भी विराट कोहली से मिलने के लिए पता चलता है कि लोगों को पसीना आ जाता है मिलने के लिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्लेयर से आप आराम से आके मिलो, आपको मजा आएगा, उसकी स्टोरी सुनो कि वो बेचारा कैसे खेलता है। एक को किसी ने कोबरा काट लिया था हाथ पे, तो उसकी उंगलियां ही होगी है, आप उसका भी हाथ देखोगे, वो उसी बॉल से स्विंग कराता है, बॉल कराता है। तो ऐसे प्लेयर जो है ना, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनसे मिलने के लिए हमारे रोक टोक नहीं है। और हम जल्दी से कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी, कि 2025 एंड तक मेरा सोचना है कि मेरी मनोज गौड़ जी से उस दिन बात हो रही थी जेपी कॉन्टिनेंटल में, तो हम वर्ल्ड कप का भी प्लान करेंगे बहुत जल्दी, कि जिससे कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो और हम वर्ल्ड कप जीते इन बच्चों के साथ। बहुत अच्छी बात है और ये शुभकामनाएं भी है कि आप इस तरह की चीजें करिए और भारत आगे जीते भी, क्योंकि हम खेल के क्षेत्र में दुनिया में भारत इस समय डंका बजा रहा है। हर खेल को देखिए तो हर मंच पर देखेंगे कि भारत के खिलाड़ी अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सवाल इसी से जुड़ा ये है कि देखिए, जब ना इंसान उगता सूरज को सब प्रणाम करता है, आपके पीछे की मेहनत हर चीजें कोई नहीं देखता, जब रिजल्ट आता है तो सरकार क्या ये जो स्वागत है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये मिलना मिलाना, ये इसके बाद का सिलसिला है या इसके पहले भी कुछ सहयोग मिलता है सरकार से कि खिलाड़ियों कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आगे लेके जाना है? मेरे को जहां तक लगता है अभी तक ऐसा था नहीं कि सरकार के पास किसी ने अप्रोच किया हो। अब आने वाले समय में जिन तरह से मैं कॉर्पोरेट से मिल रहा हूं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी मैं सरकार से भी इस तरह के प्रस्ताव रखूं। जैसे ग्वालियर में व्हील चेयर का टूर्नामेंट हो रहा है 5 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में, तो वहाँ हमारे मध्य प्रदेश के नारायण सिंह कुशवाहा है जो दिव्यांग, उनके अंडर में आता है। तो मेरे काफी अच्छे संबंध है। मैंने कल उनको पत्र लिखा कि जो 5 तारीख से 15 फरवरी के बीच में जो मैच हो रहा है ग्वालियर में, इन बच्चों के लिए कुछ आप कराइए। तो बोले आप मुझे प्रपोजल भेजिए, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है। कल मैं उनसे ग्वालियर जाके पर्सनली मिल भी रहा हूँ। उनके यहाँ कोई वो मेरे खाटू श्याम जी के भी डिवोटी हैं, उनके यहाँ कीर्तन भी है श्याम बाबा का। तो इस तरह अगर हम हर स्टेट में धीरे धीरे अगर मिलेंगे, जो भी गवर्नमेंट है, और मैंने कोशिश की है कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी जो यहाँ पे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के जो मंत्री हैं, जिनके अंडर में हमारा दिव्यांग आता है, तो मैं अप्रोच कर रहा हूँ उनसे मिलने की भी। और साथ में जितने भी PSU हैं, जैसे इस बार हमको जो श्रीलंका में ONGC ने दिया है स्पॉन्सरशिप, तो ये इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हुआ, इन सब के अंदर अगर हम धीरे धीरे जाके मिलेंगे और या हमारे रिलेशन जहाँ पर भी हैं इन बच्चों के लिए, तो सरकार से भी धीरे धीरे सपोर्ट मिलेगा। और मैं चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है, जिनका सपना है दिव्यांगों के लिए, उनको भी मैं आह्वान करूँगा इस इंटरव्यू के माध्यम से कि वो भी इन बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा करें, जो गवर्नमेंट से इनको ऐड मिलने लगे, और हमारे बच्चों के लिए भी वो समय निकालें कि हम उनसे जाके इन बच्चों को मिला सके। हाँ, मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि अभी हाल में पैरालंपिक हुआ, अभी जाकर खिलाड़ी मिले, प्रधानमंत्री जी सभी खिलाड़ियों को समय देते हैं, अभी बैडमिंटन खिलाड़ियों से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। वैसे में मुझे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों ने ये डिसीजन लेने में थोड़ी देरी कर दी, और पहले इसको करना चाहिए था, सरकार से बात करनी चाहिए थी, अपना प्रपोजल देना चाहिए था कि जैसे बाकी खेल में लोग हैं, इसको भी हम थोड़ा जल्दी इस पर ध्यान दिया या फोकस दिया जाए, खिलाड़ी अच्छे खेल रहे हैं?
देखिए, हमने साल भर, ये लोग तो बहुत पुराने 2012 से मेहनत कर रहे हैं, बट समय तो थोड़ा लेट हुआ है। बट अभी इसके साथ में हमारा जुड़ने के बाद में जो इसकी प्रोग्रेस हुई है पूरे देश में, या एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी हम लोगों को बहुत जल्दी समय देने वाले हैं, और उससे जो हमारी बात है वो हम उनको कह सकेंगे। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये डिसेबल और व्हील चेयर ये सारे पैरालंपिक में भी जुड़ जाए। और सवाल ये है कि जैसे बाकी खेल है, सभी खेलों में अपने अपने लोग हैं, आपको भी क्या लगता है कि हर हर खेल में बदलाव देखने को मिला है, हर खेल बदला है समय के हिसाब से। और पैरालंपिक देख लीजिए, जो हम पहले 2 4 5 तक सीमित रह जाते थे, आज हम 100 200 पार कर रहे हैं। हमारे मतलब बैडमिंटन हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी जो है नाम रोशन कर रहे हैं। अभी क्या है ऐसा जो आपको लगता है कि अभी और भी सुधार की जरूरत है, जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनकी चीजों में बदलाव करने की जरूरत है, कोचिंग स्टाफ बाकी चीजों को लेकर के? ये डेफिनेटली ये सारे काम अगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, एक साथ तो बढ़ नहीं सकते, पर वही बात आ जाती है, फिर फंड की बात आ जाती है। जैसे जैसे फंड आने लगेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी फंड से, कॉर्पोरेट हमें करेंगे, तो ये डेफिनेटली मैं कहता हूँ ये लोग एक अलग मुकाम पे पहुंच जाएंगे, और सरकार को भी इनकी तरफ देखने लगेंगे। अगर बिना पैसे के तो कुछ भी होता नहीं है, एक टूर्नामेंट भी नहीं होता। आप जानते हैं कि बच्चों को सुविधा देनी, अभी आज की तारीख में आप किसी जगह तो आप ये देखेंगे कि हमारे देश में अभी ये भी सुविधा नहीं है कि अगर कोई प्लेयर व्हील चेयर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा है और 2 पे अगर 3 पे अगर कोई ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया तो कैसे पहुंचेगा? बाथरूम नहीं है होटल में, 5 स्टार होटल में भी व्हील चेयर के 2 4 रूम होते हैं। अगर हमें पूरी व्हील चेयर की टीम रुकानी पड़े तो वो भी दिक्कत, वो एक्सेसिबल नहीं है बाथरूम में जाने के लिए। जब प्लेयर वो व्हील चेयर लेके अंदर जाता है तो उसको मूव करने के लिए जगह चाहिए नहाने के लिए, क्योंकि व्हील चेयर पे ही वो अपना सब कुछ करेगा ना, उसको पॉट पे भी बैठना है, ये सब चीज सारी काम करना है। तो इन सुविधाओं को जैसे धीरे धीरे अवेयरनेस होगी, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में अवेयरनेस फैलेगी कि व्हील चेयर पे कैसे खेलते हैं या डिसेबल बच्चे खेलते कैसे हैं। अगर लोग देखने आएंगे खुद चल के, अगर मैं कहता हूं कि नहीं आए 50,000 25,000, मैं कहता हूँ 2,500 लोग आए, 2,500 लोग आए, वो एंजॉय करें, बच्चों को देखें, अप्रिशिएट करें। मैं एग्जांपल देता हूँ, ग्रेटर नोएडा में फाइनल से एक दिन पहले गैप था, तो मैंने सोचा यहाँ तो कुछ आते ही नहीं लोग, तो मैंने हैंडबिल प्रिंट कराए पूरे। हैंडबिल प्रिंट करा के, हमारे हैंडबिल इसलिए प्रिंट कराए कि जो ग्रेटर नोएडा की जो स्पॉन्सरशिप थी वो एपीएल स्टील पाइप ट्यूब जो है संजय गुप्ता जी की है, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसके जो फाइनेंस हेड है दीपक गोयल जी, तो इन्होंने स्पॉन्सरशिप दी थी मेरे को, वन टाइम में, सिंगल टाइम में मिलने पे स्पॉन्सरशिप दे दी थी कि आप ये टूर्नामेंट कराओ। तो उनके नाम से मैंने वो हैंडबिल प्रिंट कराया और उसमें लिखा कि मैच देख के आओ और इनाम पाओ। अच्छा। तो ऐसे हमने 21,000 के 4 प्राइज रखे, 5,000 के 20 प्राइज रखे। तो उस दिन लास्ट दिन ग्राउंड पे करीबन 1,000 पब्लिक थी। अच्छा। आसपास से। तो अब धीरे धीरे अगर हम लोग कुछ और भी दिमाग में लग रहे हैं कि आसपास के कॉलेज को कवर करना, स्कूल को कवर करना, जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो हमारे इंडिया में, जैसे कहीं पे भी हुआ तो उसके उस एरिया के सारे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, उन पे जाके मिलना कि फिजिकल डिसेबल का टूर्नामेंट इस तारीख से शुरू है तो आप आइए। तो इस तरह की एक्टिविटीज हमें करनी पड़ेगी, जब लोग देखेंगे तो डेफिनेटली आएंगे। मैं कहता हूँ एपीएल का पूरा स्टाफ आके उसने दिया और सबने एंजॉय किया मैच का, व्हील चेयर का। उसमें सारे उनके प्रेसिडेंट लेवल के लोग, वाइस प्रेसिडेंट के लेवल के लोग, सब लोगों ने मैच देखा। ग्वालियर में जो मुकाबला होने वाला है वो भी मुकाबला बड़ा है अपने हिसाब से, 18 और टीमें। जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन है वो बड़ा उम्दा है। तो वहाँ की कैसी तैयारी चल रही है और क्या है वहाँ पे? वहाँ तैयारी पूरी चल रही है, हमारे को सरकार पूरा सपोर्ट है। और वहाँ जो ग्राउंड बना है दिव्यांगों का, पूरा बड़ा स्टेडियम बना, वो स्टेडियम मिल गया रुकने के लिए, वहाँ पे प्लेयर के लिए जगह है, पूरे 250 से 300 बच्चे हैं। और कल मैं जा रहा हूँ, 2-3 बड़े कॉर्पोरेट से वहाँ मिलूंगा कल जाके। मेरा मकसद यही है कल जाने का, साथ में नारायण सिंह जी के आ जाऊंगा। तो इस बच्चों को सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली वो टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, उसके लास्ट क्लोजिंग पे ही पहुंचूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना भी इन बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर लूं। सवाल ये है कि आपके इतने समय में जो अभी तक आप दिव्यांग लोगों के लिए कर रहे हैं,
कोई एक ऐसा खिलाड़ी आया हो जो आपसे मिला हो, अपना दर्द बताया हो या कुछ ऐसी चीजें जिससे आप जुड़े हों, आप खुद इमोशनल हो गए हो उसकी चीजों को देखने के बाद और आपको ऐसा लगा हो कि मतलब थोड़ी सी चीजें पहले बेहतर हो जाती तो आज हम कहाँ होते? आज से 4-5 महीने पहले ग्वालियर में एक व्हीलचेयर का टूर्नामेंट हुआ था जो 6 स्टेट का था। उसमें एक राजस्थान, कुछ लोगों ने बोला कि राजस्थान के प्लेयर सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनसे मिला, तो उसने जब बताया तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मेरे को काफ़ी तकलीफ हुई। उसने बोला कि सर, बोला तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला सर मेरे पास खाली 2 व्हील चेयर है और हमारे प्लेयर 20 है। तो मैंने बोला आप लोग खेलते कैसे हैं? तो बोले जब जिस दिन हमारा मैच होता है तो हम दूसरी टीम से उधार में ले लेते हैं व्हील चेयर, और उस समय जब उधार में देता है तो दूसरी टीम वाला वो उनको व्हील चेयर खराब दे देता है, जो अच्छा। ग्राउंड पे खुल जाती है, उसके पहिए खुल जाते हैं। ओके। वो नहीं चाहते ना कि ये जीते। हाँ। आप 2 व्हील चेयर पे पूरी टीम कैसे खेलेगी? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उन्हें कमिटमेंट किया हुआ है कि उन्होंने 15 व्हील चेयर मांगी कि नॉर्मल व्हील चेयर जो होती है वो 4,500-5,000 की आती है, बट ये जो व्हील चेयर होती है 40,000 की आती है। तो मैंने उस बच्चे को कमिटमेंट दिया हुआ है कि मैं तुम्हें 15 व्हील चेयर करा के दूंगा, और बहुत जल्दी मैं उसको खाटू श्याम जी में बुला के ये व्हील चेयर उनको 15 प्लेयर को देने वाला हूँ। तो अगर प्लेयर को अगर इस तरह की दिल में जाके बात लगे कि इस पे फैसिलिटी नहीं है खेलने की, तो खेलेगा क्या? वो तो डीमोटिवेट होके बाहर निकल जाएगा सिस्टम से, हो सकता है वो परेशान हो जाए। जब उसको घर से ही वो नौकरी नहीं कर सकता, बहुत सारे अब धीरे 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 हर चीज बढ़ेगी। हमारे हिंदुस्तान में जो दिव्यांग बच्चे हैं, बहुत बहुत एसोसिएशन है और बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारी हमें दिक्कत भी आ सकती है। दिक्कत क्या कि कहीं पता चला कि हम कहीं फंड ले रहे हैं किसी गवर्नमेंट से, तो उस जगह हो सकता है 4 दिव्यांग एसोसिएशन खड़ी हो जाएं कि हमें भी दीजिए आप। तो ये प्रॉब्लम को भी हमें फेस करना है। बहुत सारे एसोसिएशन में लोग सही होते हैं, गलत भी होते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस, मैं आज 58 ईयर हो गए मुझे वर्क करते हुए, 10 फरवरी को मैं 59 में लग जाऊंगा। बट मेरा सोचना ये है कि अगर कोई गलत होगा तो वो मेरे सिस्टम में रुक नहीं पाएगा। हमारी नज़र जब तक ये रहेगी कि जो पैसा 1 रुपया आ रहा है, 1 रुपया दिव्यांगों पे खर्चा होना है, तो 100% ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। अगर हमारा नज़र उस 1 रुपये पे हमारी है तो वो दिव्यांग कभी बढ़ेगी नहीं, न हम बढ़ेंगे। आप मेरी बात को बिल्कुल समझ गए। सुने। हाँ, तो हर लोग, कोई इतना ही नहीं, जो लोग सरकारी लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, अब मेरा आगे सोचना है कि मैं एक ऐसी ऐप बनवाना चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी 1 दिन की सैलरी अगर इन दिव्यांगों के लिए देंगे तो देश में ये दिव्यांग वो कार्य करके दिखाएंगे जो विराट कोहली और रोहित ने करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल ये हमारा ये है कि बीसीसीआई आपसे आपकी मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, कहाँ तक बात पहुंची है? देखिए, बीसीसीआई का जो मैटर है वो हमारे रवि जी, हबे जी देखते हैं सारा, और मेरे को लगता है कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन बच्चों के लिए वो आगे और बढ़े और उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दे। और जय भाई का धन्यवाद दूंगा कि जय भाई का जो सपना है दिव्यांगों के लिए, वो एक दिव्यांगों का सपना जो हम पूरा कर रहे हैं, उसके लिए वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। रवि जी, हबे जी हमें पूरा सपोर्ट दे, यही मेरी उनसे बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये जो उन्होंने मुकाम दिव्यांगों का आज हम पहुंचे, उनके सपोर्ट के बिना हम नहीं पहुंच सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपनी बात रखने के लिए, और आप इसके साथ साथ आपको शुभकामनाएं भी कि आप आगे के जो इन खिलाड़ियों के हौसलों को आप बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाने का उनका काम कर रहे हैं, बड़ा आयोजन, वर्ल्ड कप जैसा आयोजन की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आपको शुभकामनाएं कि ये सारी चीज़ें हों
और आपसे भी हम ये अपील करेंगे कि आप इन खिलाड़ियों के लिए वक्त निकालिए, जैसे आप विराट, रोहित और बाकी तमाम खिलाड़ियों के लिए निकालते हैं। इनके मुकाबले को देखिए, आपको वही मजा आएगा जो बाकी में आता है। बाकी क्रिकेट जैसे विराट और रोहित बाकी देश से खेलते हैं तो मुकाबले में मजा आता है। इनके हौसले बढ़ेंगे और यही हौसले जब इनके बढ़ेंगे, छोटे छोटे से जब ये आप अपने योगदान देंगे, मैच को देखेंगे, समझेंगे, तो शायद वो हमारे लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो विराट और रोहित करते हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।